रशिया यूक्रेन वॉर में आखिर चल क्या रहा है? अपडेट्स देखिए। यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक्स, ये 22 घंटे पहले के अपडेट है। यूक्रेन ड्रोन स्ट्राइक्स स्लैश रशियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू लोवेस्ट लेवल सिंस 2022। क्योंकि क्रीमिया वाले रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन से मैसिव अटैक किया हुआ है। अगर मैं पूरे रीजन की बात करूं तो 38 यानी कि 38 जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं रशिया की, उसमें से 21 रिफाइनरीज ऐसी हैं जिस पर यूक्रेन ने अटैक करके या तो फुल्ली या पार्शली उनको बंद करा दिया है। अब आप कहेंगे भाई इससे तो एक्सपोर्ट लेड वॉर की जो स्ट्रेटेजी है रशिया की कि भाई हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे फ्यूल को, पैसा अपने पास आता रहेगा और फिर इस बेसिस पर हम अपना जो वॉर है वो कंटिन्यू रखेंगे, तो क्या ये स्ट्रेटेजी फेल हो रही है? इस वीडियो में हमें इसी बात को समझना है। दूसरे कुछ और भी सवाल आपके मन में आने चाहिए कि इतने टाइम से ये चल रहा है ये वॉर, लेकिन अभी रशिया और यूक्रेन की फोर्सेस का स्टेशनिंग है कहां? भाई कितना एरिया किसने कब्जा हुआ है, ये भी अपडेट पता लगे। और दूसरा, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि इंडिया आप इनसे ऑयल ना लीजिए, क्रूड ऑयल ना लीजिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अपडेट थी कि लास्ट मंथ में जो ईयू की टोटल गैस एलएनजी की जो इंपोर्ट था उसका 19% जो है वो रशिया से ले रहे थे। तो अगर ऐसा है तो भाई सैंक्शन की कहानी यहां पर क्यों नहीं लग रही? तो ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, क्रीमिया ऑयल डिपोट बर्न्स एज रशिया फील्स इफेक्ट ऑन फ्यूल सप्लाई। अभी देखो, जो 14 अक्टूबर 2025 का जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूं वो ये है। ये जो आप रेड वाला रीजन देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एरिया यूक्रेन के पास नहीं है। हम जिस लोकेशन की बात करें जहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो ये है। एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि सर हमारे पास खुद S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया से खरीदा हुआ है, तो फिर ये इतनी रिफाइनरीज पर अटैक ये यूक्रेन कर कैसे पा रहा है? क्या यहां पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं चल रहा? आप ऐसा दिमाग में सोच रहे होंगे। अब आप मुझे बताइए कि मान लीजिए कोई 5,000, 10,000, 40,000 का कोई ड्रोन है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, क्या उसको गिराने के लिए आप लाखों की मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे? आंसर इज ऑब्वियसली नो। फिर आप कुछ लो कॉस्ट सोल्यूशन के बारे में भी सोचेंगे, आप अपने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करने की सोचेंगे, लेकिन वहां पर जो यूक्रेन है उसको जो ड्रोन का सपोर्ट है, स्वार्म ड्रोन्स का जो सपोर्ट है, तो वहां पर कॉस्ट के एंगल से यूक्रेन वहां पर लेवरेज ले पा रहा है। इट्स लाइक कि हम सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे, गिराओ तुम कितने गिराओगे। अल्टीमेटली अगर हम 2,000 भेजेंगे और अगर 10 भी अगर ठिकाने पर लग गए तो अल्टीमेटली नुकसान तो कर ही दिया ना रशिया का। लेकिन अगर ऑयल रिफाइनरीज पे नुकसान हो रहा है तो भाई फिर ये एक्सपोर्ट कैसे कंटिन्यू कर पा रहा है? अभी समझेंगे। पहले ये देखिए, ये वाला लोकेशन ये तो पूरा ही इनके पास कंट्रोल में है। ये आपका डोनबास रीजन, लुहांस्क डोनेट्स्क वाला रीजन, तो अभी ये इनका स्टेटस है। ये पूरा एरिया अभी भी यूक्रेन की फोर्सेस के पास है, राइट। तो अब क्रीमिया को इन्होंने वादे किए थे 2014 में, जब क्रीमिया को अपना पार्ट बना लिया था। पहले यूक्रेन का पार्ट था, उससे पहले रशियन एम्पायर, यूएसएसआर उस समय पर इन्हीं का पार्ट होता था। तो यूक्रेन से लेने के लिए 2014 में इन्होंने अपनी फोर्सेस को भेजा विदाउट एनी टैग, और बाद में कहा कि देखो हमने यहाँ पर रेफरेंडम कराया और जनता चाहती है मदर रशिया। अब भाई रशिया का पार्ट बनना चाह रहे थे, क्यों? क्योंकि वादे किए गए थे कि आपको बेटर सैलरीज मिलेगी, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे 2014 से। लेकिन 21 में क्या हुआ? 21-22 वाले टाइम में टेंशन बढ़ने लग गई रशिया यूक्रेन के बीच में, और उसके बाद जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुआ उसके बाद से क्रीमिया वाला जो रीजन है इसकी तो शामत आई हुई है। कुल मिलाकर यहाँ पर ड्रोन, मिसाइल अटैक, अनप्रेडिक्टेबल ब्लॉकआउट्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि यहाँ पर गैसोलीन की कमी हो गई है, तो आम लोगों को भाई गैस की तो जरूरत पड़ेगी। ये है ये क्रीमिया वाला रीजन, और ये है वो फिदोशिया रीजन जहां पे कुछ 4 ऑयल टर्मिनल्स हैं जिन पर रिसेंटली अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जो रिफाइंड होकर ऑयल एंड गैस यहां पर आना चाहिए था, मतलब ऑयल जो आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा है। तो रशियन ऑयल रिफाइनरीज, पंपिंग स्टेशन, टर्मिनल्स ये अटैक हुए हैं। ये वाली ही अपडेट है। नाउ कमिंग टू दिस, अगर हम टोटल अटैक की बात करें जो यूक्रेन ने किया है इनके ऑयल रिफाइनरीज से, इससे इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है एक टाइम पर 1/5 रह गई थी। तो मतलब रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्ट करने का जो बिजनेस है उस पर तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जो पुतिन के एलाइज हैं, जो इनके साथी हैं, वो इससे अपसेट होंगे कि नहीं होंगे? अपसेट होंगे। वो कहेंगे यार तुमने मतलब यहां पर इस वॉर को कंटिन्यू करे जा रहे हो, हमारे बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या ये इनका जो एक्सपोर्ट लेड वॉर की स्ट्रेटेजी है कि वहां से कमाई होती रहेगी, क्या उसका ब्लोबैक है? ब्लोबैक नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, ये कहा गया कि चलो रिफाइंड फ्यूल एक्सपोर्ट के बिजनेस को नुकसान होगा, तो ठीक है, रिफाइंड फ्यूल नहीं बेचेंगे, क्रूड ऑयल बेचेंगे, तो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट होगा। दूसरी चीज, लोकेशन देखिए, यूक्रेन कहां पर अटैक कर पा रहा है? वो क्रीमिया पर अटैक कर पा रहा है।
वो वेस्टर्न रीजन पर अटैक कर पा रहा है। लेकिन क्या रशिया केवल वेस्टर्न रीजन पर ही डिपेंडेंट है? दूसरा पॉइंट, क्या यूक्रेन की फोर्सेस वेस्टर्न रीजन से जाने वाली सभी पाइपलाइंस पर अटैक करने की हिम्मत रखती हैं? आप कहेंगे सर वॉर में तो सभी हिम्मत रखते हैं। ऐसा नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। ऐसी सिचुएशन भी है कि यूक्रेन को जो पैसा आ रहा है यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से, तो यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों का कहना है कि देखो यूक्रेन, जो ये पाइपलाइन रशिया और इनको कनेक्ट कर रही है, जैसे हंगरी को कनेक्ट कर रही है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे लोगों को गैस और एलएनजी मिलने में दिक्कत हुई तो समझ लो कि हम तुम्हारा खुलकर विरोध करेंगे ईयू में। तो ये भी मामला फंसा हुआ है, जिसकी वजह से यूक्रेन की जो अटैक लोकेशन की जो यू कैन से स्कोप है वो भी लिमिटेड है। सिचुएशन देख रहे हैं क्या है? इसको समझाने के लिए जरा मैं थोड़ा डेप्थ में लेकर आपको चलता हूं कि भाई रशिया का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना कैसे हुआ है, यानी कि टोटल पाइपलाइन कहां कहां बिछी हुई है और किस तरीके से वो जियोपॉलिटिक्स को चला रहे हैं। नंबर वन, पहली बात तो 80,000 किलोमीटर के आसपास का इनका पाइपलाइन नेटवर्क है। सोचो 80,000 किलोमीटर। जैसे कि एक ये पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये ईस्टर्न साइबेरियन पैसिफिक ओशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां से ऑयल पाइपलाइन कनेक्ट कर रही है चाइना को। और आप सबको पता है चाइना और इंडिया, भाई ये तो दो प्रोमिनेंट कस्टमर हैं रशिया के। अगर ये खरीदते रहे और पैसा देते रहे तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली इसके पास पैसे की कमी तो नहीं होगी। तो एक तो देखिए डायरेक्ट चाइना में, दूसरा ये जा रहा है व्लादिवोस्तोक। याद है व्लादिवोस्तोक चेन्नई, जिस लोकेशन पर हम अपनी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि यहाँ से शिप्स के थ्रू ये अपने अदर जो कस्टमर्स हैं उनको ऑयल की सप्लाई जारी किए हुए हैं। तो भाई यहाँ तो क्रीमिया अटैक नहीं कर पा रहा। फिर है द्रुस्पा, ये देखिए ये वाली पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन वैसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ऑयल इंफ्रा न्यूज़ में है तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पाइपलाइन किसको कनेक्ट करती है, राइट। जैसे यूपीएससी ने इससे पहले स्वात वैली लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए थे। यह है द्रुस्पा पाइपलाइन। ये देखिए यहां से जाते हुए बेलारूस और बेलारूस से पोलैंड और फिर जर्मनी, ये कनेक्ट करती है। अभी मैं ऑयल पाइपलाइंस की बात कर रहा हूं। फिर देखिए ये बाल्टिक है और दूसरी कैस्पियन पाइपलाइन है। कैस्पियन पाइपलाइन वो तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया वाले रीजन को कनेक्ट करती है। फिर आपका गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये गैस पाइपलाइन जो डायरेक्टली यहाँ पर जर्मनी पर कनेक्ट करती है। जर्मनी ने भी इसमें पैसा लगाया हुआ है अलॉन्ग विद जो रशियन स्टेट है उनकी कंपनीज। फिर दूसरा ये है आपका यार्नल यूरोप, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए नॉर्थ स्ट्रीम यहाँ से यहाँ कनेक्ट करिए, यार्नल यूरोप भी यहाँ पर कनेक्ट करिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब यूरोप की जो एनर्जी सप्लाई है वो तो डीपली रशिया पर डिपेंडेंट थी। इसी वजह से तो रशिया कॉन्फिडेंस में था। रशिया ने कहा हम कुछ भी करें, हम पर सैंक्शन तो लगा ही नहीं सकते, हम पर सैंक्शन लगाया अपनी इकोनॉमी को फिर कैसे चला पाओगे। ये वो सारी पाइपलाइंस हैं। जैसे पावर ऑफ साइबेरिया, ये अनदर पाइपलाइन है जो कनेक्ट कर रही है और मंगोलिया के थ्रू एक्सटेंड होकर चाइना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट करने के जो जरिए हैं वो अभी भी रशिया के पास कितनी सारी जगह पर हैं जो ऑलरेडी काम चल रहा है। ऐसी एलएनजी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साकलिन 1, साकलिन 2, ये पड़ता है रशिया के फार ईस्ट में। फार ईस्ट वही रीजन है जिसमें इंडिया भी इंटरेस्टेड है इसको डेवलप करने के लिए, और हमारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसी लोकेशन पर इंटरेस्टेड है एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये भी इनके पास है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, कोई वीडियो एनालिसिस आपका मिस नहीं होगा। नाउ अब देखिए ये तो हुआ ऑयल इंफ्रा। इसके बाद आता है रूट, क्योंकि भाई ठीक है पाइपलाइन कुछ देशों में डायरेक्ट जा रही है लेकिन कई जगह पर पोर्ट तक जा रही है। वहां से अगर आपको कंटेनर्स के थ्रू लेकर जाना है तो क्या करेंगे। तो देखिए पहले ना रशिया इस वाले लोकेशन पर डिपेंडेंट था, इस वाले रूट पर डिपेंडेंट था। तो इस वाले रूट पर अगर डिपेंडेंट होगा मेडिटेरियन वाले पर, और मेडिटेरियन पर किसका कंट्रोल, नॉर्थ अटलांटिक पर किसका कंट्रोल, भाई मेडिटेरियन वाले एरिया पर तो इन्फ्लुएंस यूरोप का ही है ना। तो अब यूरोप जो वेस्टर्न नेशंस हैं और यूएसए, ये तो मिलकर सैंक्शन लगा रहे हैं यहाँ पर, तो ये रशिया का जो बिजनेस है उसको नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे। लेकिन रशिया ने नदर्न सी रूट को, बेरिंग स्ट्रेट को, इसको एक्सप्लोर कर लिया है। तो ऐसे में यहाँ से अगर मान लीजिए एशिया में उसको बिजनेस करना है तो एशिया में अब उसकी जो डिपेंडेंस है वो इस वाले रूट पर कम हो गई है। एक तो ये इन्होंने तरीका इस्तेमाल करा। फिर अब बात करते हैं क्रीमिया की स्ट्रेटेजिक सेंट्रलिटी की। कई लोग कहते हैं क्रीमिया को सर इसलिए एक्वायर किया क्योंकि सर ब्लैक सी जो है ना उसके थ्रू बस वो ट्रेड लोकेशंस चाहते थे सर, क्योंकि सर वो वार्म पोर्ट चाहते थे। एक्चुअली एक स्कॉलर है ना रॉबर्ट डी कापलान, उनकी बुक है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, वो कहते हैं कि अल्टीमेटली रशिया को वार्म पोर्ट्स के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर वाले पोर्ट्स हैं ये तो भाई फ्रोजन है, हर समय पर यूज नहीं कर सकते।
प्लस कॉस्ट ज़्यादा होगी, आइस ब्रेकर शिप्स आपको चाहिए। तो ऐसे में रशिया को अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वार्म पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो बाकी टाइम पर भी भाई यूज़ किए जा सकें एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन और भी कारण हैं, केवल यही कारण नहीं है, इसी वजह से इस वीडियो में आपका होना ज़रूरी है। देखिए, इस लोकेशन पर आपने अपने यू कैन से मिलिट्री बेस बना दिए, जिससे कि इस एरिया से जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो सुरक्षित होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यूक्रेन का जो टोटल ऑयल एंड गैस है उसका 80% एक्चुअली क्रीमिया के आसपास है। तो अगर क्रीमिया को आपने अपने अंडर कर लिया 2014 में, तो उसका मतलब है 80% ऑयल एंड गैस जो था यूक्रेन का, वो भी आपने साथ में कब्जा लिया है। तो मुझे बताइए, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आप कहेंगे मतलब 80% कब्जा लिया? हाँ जी, 80%। क्योंकि यूक्रेन का पार्ट जब क्रीमिया था, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज का कानून क्या कहता है कि भाई आपकी लोकेशन से 200 नॉटिकल माइल तक समुद्र में जो भी ऑयल एंड गैस है भाई आपका होगा। लेकिन अगर क्रीमिया ही रशिया का हो गया है, तो उससे 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में जितना ऑयल एंड गैस मिलेगा वो किसका होगा? सही कहा आपने, रशिया का होगा। तो एक तरीके से अब आप ऐसा कुछ कनेक्ट कर रहे हैं कि यार 80% अगर ऑयल एंड गैस इस एरिया में था, तो अगर यूक्रेन, जिसको ऑलरेडी मदद कर रही थी कंपनीज लाइक एक्सन मोबिल एंड शेल, ये दोनों कंपनी किसकी हैं? अरे वेस्टर्न नेशंस की हैं। ये कंपनीज अगर ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर कर रही थी, एक्सट्रैक्ट करके यूक्रेन को अमीर बनाती, तो मुझे बताओ यूरोप की जो अभी की डिपेंडेंस है रशिया पर, क्या वो बनी रह जाती? आंसर इज नो, नहीं बनी रह जाती। क्यों? क्योंकि अब तो भाई यूक्रेन मेजर सप्लायर हो जाता। प्लस यूक्रेन के पास अगर इतना बम्पर पैसा आता, तो मुझे बताओ रशिया के साथ जो अभी वो आंखों में आंखें लड़ाकर कह रहा था कि अरे हम तो नेटो का पार्ट बनेंगे, तो भाई साहब अभी वो वॉर इतने आगे तक कंटिन्यू कर पा रहा है ड्यू टू एड। इतना पैसा उसके पास आ जाता तो कॉन्फिडेंस टू गो अगेंस्ट रशिया और ज्यादा बढ़ जाता। तो यानी कि ये इस स्ट्रेटेजी से भी जरूरी था कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन इस मार्केट की ऑयल सप्लाई में एक मेजर प्लेयर बन जाए। ये भी एक बड़ा चाल थी जो इन्होंने कंट्रोल में ले ली। एक्सन मोबिल, शेल, इन्होंने तो जैसे ही क्रीमिया एक तरीके से 2014 में एनेक्स किया गया है, एक्सन मोबिल, शेल ने अपने प्रोजेक्ट्स को बंद किया और वापस चले गए, क्योंकि रशिया गएगा, तुम कहां से आ गए भाई? हमारी कंपनियां रोजनेट वगैरह उनको यहां पर लगाएंगे। अब देखिए नेवल कंट्रोल, एक्सपोर्ट रूट्स, जो एक क्रीमिया है, तो अब क्रीमिया यहां पर एग्जांपल देता हूं आपको। यह है सी ऑफ एजोव और यह है ब्लैक सी। अगर क्रीमिया पर इनका कंट्रोल हो गया, तो यहां पर आप अपनी मिलिट्री मतलब अपने आप को स्टेशन कर दिया रशिया ने, क्योंकि भाई क्रीमिया हो गया। यह है कर्च स्ट्रेट। तो एक तरीके से सी ऑफ एजोव से ब्लैक सी की जो कनेक्टिविटी है, इस पर आपका कंट्रोल हो गया। तो यहां से जो भी ट्रेड होगा, अगर सोचो कि रशिया, ये 2021-22 वाली सिचुएशन हो जाती और रशिया के पास क्रीमिया ना होता, तो सी ऑफ एजोव वाले एरिया से जो ट्रेड है, यूक्रेन उसको कभी भी कट करा सकता था। कहता था भाई यहां पर अटैक करते हैं कर्च पे हम कंट्रोल रखेंगे। लेकिन अगर ये पूरा ही एरिया रशिया के कंट्रोल में है, तो सी ऑफ एजोव से ब्लैक सी का जो रूट है वो रशिया के लिए सेफ हो गया कि नहीं हो गया? रशिया के लिए सेफ हो गया। तो यानी कि 2014 में जो किया गया मूव था, इट सीम्स लाइक अ स्ट्रेटेजिक मूव, कि आगे तक के लिए था। अच्छा, कर्च स्ट्रेट पर इन्होंने 16 वाले साल में एक्चुअली उसके बाद इन्होंने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया था कि भाई यहाँ पर हम ब्रिज बनाएंगे, और ये ब्रिज बनाना इनके काम का रहा। क्यों? अभी मिलिट्री सप्लाई, सिविल सप्लाई इस वाले रीजन से क्रीमिया में आ जा सकती हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक मूव था। अब अंडरस्टैंडिंग रशियाज एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी। ऑन एन एवरेज $240 बिलियन का बिजनेस तो रशिया का चल ही रहा था एक्सपोर्ट करके। रशिया को लग रहा था क्या ही कर लेंगे, क्योंकि रशिया को लग रहा था एनर्जी सप्लाई है अपना कोर बिजनेस, हम अनटचेबल है। मतलब अनटचेबल इन द सेंस कि भाई हमें कौन टच करेगा? अगर हम पर सैंक्शन लगाएंगे, मार्केट में ऑयल सप्लाई क्रंच होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, तो यूरोपियन मार्केट में एक्चुअली इन्फ्लेशन हो जाएगा, पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएंगे। तो ये रशिया का मैथमेटिक्स था ऑफ जियोपॉलिटिक्स। लेकिन फिर क्या हुआ? सैंक्शंस लगे। अब सैंक्शन की हिम्मत कैसे आ गई? इनको लगा, यूएस ने प्रेशराइज करा, कहा कि सैंक्शन लगाओ, और ज्यादा समय तक रशिया टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि चलो हम खरीदने पर निर्भर हैं, लेकिन ये भी तो बेचने पर निर्भर है। तुम्हारी तो डाइवर्सिफिकेशन है, तुम्हारी कमाई अपने देश से भी आ रही है और जगह जगह तुम्हारी कंपनियां वहां से भी कमा कर दे रही हैं। लेकिन रशिया प्राइमरीली ऑयल एंड मिनरल एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ये इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहा इस पर कि इसने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं करा। तो ज्यादा डिपेंडेंट ये है। इसको हम कहते हैं कि भाई बेसिकली आपने कैलकुलेट किया कि कौन ज्यादा डिपेंडेंट है, और जो ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर तुम्हारी नेगोशिएटिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन पुतिन फाइट्स बैक। पुतिन ने कहा क्या, अच्छा मतलब ऑयल कोल ये नहीं लोगे हमारे से, ठीक है कहीं और बेचेंगे। अब इन्होंने कहा बेचोगे कैसे? क्योंकि जो
वेस्टर्न कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वही तो ज़्यादातर फ्लीट्स को कंट्रोल करती हैं। तो भाई तुम्हें शिप्स चाहिएंगे, और शिप्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज के ज़्यादातर, और अदर शिप्स भी जो हैं उनको इंश्योरेंस के बिना आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि भाई एक ऑयल स्पिल हो गया उसमें अरबों का खर्चा हो जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज भी उनके कंट्रोल में, वो भी सैंक्शन है, नहीं करेंगे रशिया को सपोर्ट। तो पुतिन ने कहा ठीक है, सबसे पहले तो हम करते हैं, पहले राउंड में इन्होंने 100 टैंकर्स लिए, सेकंड राउंड में 400 टैंकर्स लिए, और यहां से शुरू होती है शैडो फ्लीट की कहानी। और शैडो फ्लीट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्लैक सी वाला रूट और क्रीमिया जो है ये भी क्रिटिकल साबित हुआ। तो रशिया ऑलरेडी 10% ऑफ ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि क्वांटम मतलब नंबर ऑफ शिप्स जो रिक्वायर्ड थे भाई वो भी ज़्यादा थे। रशिया ने कहा ऐसा करते हैं, पहली बात तो ESPO जो ईस्टर्न साइबर पैसिफिक ओशन वाली अभी मैंने आपको पाइपलाइन दिखाई थी, जो किससे कनेक्ट कर रही है, 2 लोकेशन बताओ, अरे चाइना और व्लादिवोस्तोक, जिससे फारिस से वो एशिया की मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा चाइना ऑयल खरीदोगे, चाइना ने कहा बताइए, हम तो बाकी उसे कम कर देंगे, आपसे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, स्टोर कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है करना स्टार्ट कर दो। ऐसे इंडिया ने भी अपनी कैपेसिटी को और परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाया। अल्टीमेटली हम क्यों, आप कहोगे सर इंडिया परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाकर क्या कर रहा था, ऐसा मत सोचो कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाकर हमने कोई कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे रिलायंस की आपकी रिफाइनरी है गुजरात में, ये ज़्यादा खरीद रहे हैं अब रशिया से, ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं, और ऑयल मार्केट में तो डिमांड तो बनी रहेगी ना, फॉर एग्जांपल यूरोपियन मार्केट में, तो यहाँ से क्रूड ऑयल लिया, यहाँ पर रिफाइन किया और मार्जिन पर बेच दिया यूरोप को, विंडफॉल प्रॉफिट्स हुए। खैर भारत सरकार ने उस पर कुछ टैक्स भी लगाया, लेकिन मेजर प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि आपको हमें कोई पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। भारत सरकार ने इसको मौके की तरह देखा कि चलो भाई अपना कुछ फिस्कल डेफिसिट भी मैनेज करेंगे। अब एक समय ऐसा आया कि रशिया इन दिस सिचुएशन वाज स्विमिंग इन कैश। आप कहेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि ऑयल का प्राइस तो बंप हुआ था, तो ऐसे में रशिया जब एक्सपोर्ट कर रहा था इन देशों को, तो वहां से जो इसका इनकम हो रहा था वो जबरदस्त हो रहा था। और प्लस जो ऑयल एंड गैस की सप्लाई थी वो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी यूरोप में, और यूरोप को भारी दामों पर बेच रहा था रशिया। तो एक तरीके से रशिया उन्हीं से ज्यादा पैसा ले रहा है जिन्होंने सैंक्शन को सपोर्ट किया था। कुछ टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, तो ये इनके फेवर में रहा। फिर उन्होंने सोचा कि यार करना पड़ेगा पुतिन का कुछ, चलो प्राइस कैप लगाते हैं। कह दिया $60 प्रति बैरल से ऊपर कोई खरीदेगा नहीं रशिया से, और इसके बदले हम कहते हैं कि चलो जो वेस्टर्न नेशंस की जो फ्लीट है, ठीक है भाई, उसके थ्रू शिपिंग आप कराना चाहते हो करा सकते हो। तो पुतिन ने कहा ठीक है। पुतिन ने अब यहाँ पर 2 रूट अपनाए। कुछ ऐसे देश थे जिनको ज्यादा प्राइस पर बेच रहा था, कुछ ऐसे भी देश थे जहां पर इन जो आपकी ये जो शैडो फ्लीट होती है ना, शैडो फ्लीट का मतलब होता है कई बार तो ये जो कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जैसे इंश्योरेंस के लॉज हैं या लाइबिलिटी एग्रीमेंट होते हैं कि भाई अगर कहीं नुकसान होगा, ऑयल स्पिल हो गया, किसकी जिम्मेदारी होगी, तो ये जो शैडो फ्लीट होती है ये वो साइन नहीं करती। पुतिन ने कहा चलो इसका भी इस्तेमाल करेंगे, और इसके बदले जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाएगी। तो ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपनी कम है तो अगर सस्ते में भी बेचा तो मार्जिन तो फिर भी बनाया जा सकता है ना। फिर पुतिन ने सोचा कि अब ना अपने कस्टमर नहीं खोने हैं, तो कुछ जगह पर शैडो फ्लीट से, और बीच में शिप्स में जो एक्चुअली कंटेनर्स में ये भी कहा गया कि हाई सीज में चेंज किया गया क्रूड ऑयल, जिससे कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके कि ये रशिया से ही आया है। और अल्टीमेटली इन्होंने कुछ जगह पर लो मार्जिन रखा, कुछ जगह पर हाई मार्जिन रखा, और इस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस बनाकर रखा। अब गोइंग बियॉन्ड रेवेन्यू जनरेशन, इसका और क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था, देखो 72% के आसपास वेजल्स ऐसे थे जो 15 साल से पुराने थे, यानी कि यहाँ पर जो वो लायबिलिटी वाली कंडीशन है ना वो मैच नहीं हो रही थी। अब आप कहोगे ये क्या है, सिंपल से बताइए। सिंपली बात ये है कि अगर ये वेजल मान लीजिए केरला की कोस्ट पर गया, ठीक है, हमारे यहाँ पर आया, तो अगर वहाँ पर कोई ऑयल स्पिल हो गया, तो अगर इंश्योरेंस होता है उस शिप का, तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगी, क्योंकि भाई इतना भारी नुकसान होगा, है ना। एनवायरमेंट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, उस देश को भी भरपाई करेगी जो साफ सफाई कराएगी। अब लेकिन अब अगर यहाँ पर इनके पास ये एग्रीमेंट ही नहीं है, तो अब पता है किसकी जिम्मेदारी होगी, जिसने फ्यूल मंगाया है, जिसकी आसपास कोस्ट है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो आप कहेंगे भाई ऐसी भरपाई वो क्यों करेंगे, भाई सस्ता भी तो आपको चाहिए था ना रशिया से, तो अब जिम्मेदारी भी आप संभाल लो। 70% ऑफ द फ्लीट रैन विदाउट वेरीफाइबल, कोई वेरीफाइबल प्रोटेक्शन, इंडेमनिटी, इंश्योरेंस था ही नहीं, क्योंकि भाई वहां से सैंक्शन लग रहे थे, यही चल रहा था शैडो फ्लीट में। कॉस्ट देखिए $859 मिलियन, $1.6 बिलियन इन साउथ ईस्ट एशिया पर मेजर एक्सीडेंट। और आप कहेंगे एक्सीडेंट तो हुए ही नहीं होंगे, 2022 से 24 के बीच में 50 एक्सीडेंट हो गए, फायर्स के, हल ब्रीचेस के, पावर लॉस के, राइट। अब ईयू वाली कहानी पर आते हैं। एक्चुअली ईयू ने कहा कि हम सैंक्शन लगाते हैं, ऑयल नहीं खरीदेंगे, कोल नहीं खरीदेंगे, लेकिन गैस और एलएनजी वो खरीदते रहेंगे।
गैस और एलएनजी जो हैं वो मेजरली अनसैंक्शनड ही रहे। तो इसी वजह से सितंबर 2024 का जो डेटा काफी चर्चा में आया था, 19% ऑफ यूज गैस इंपोर्ट वर कमिंग फ्रॉम रशिया ओनली। वो रशिया से ही खरीद रहे हैं, रशिया को पैसा दे रहे हैं और फिर रशिया उसी पैसों को वॉर में लगा रहा है, लेकिन जिम्मा हम पे लगा रहे हैं कि भाई हम ही केवल फनल कर रहे हैं पैसा रशिया को, है कि नहीं। अब जैसे हंगरी का केस देखिए, हंगरी के लीडर ओब्रान ने कहा कि भाई जिस पाइपलाइन से हमारी तरफ गैस आ रही है उस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने तो यूरोपियन यूनियन में कहा कि रशिया पर आप क्यों इंपोर्ट सैंक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। ये भी देखिए एंगल। फ्रांस देखिए, फ्रांस ने कहा एक्चुअली हम ना जो एलएनजी ले रहे हैं ना ये नोवाटेक से ले रहे हैं, और नोवाटेक जो है रशिया की है तो सही, लेकिन वो कोई रशिया की सरकार की कंपनी नहीं है रोजनेफ्ट की तरह, तो इस वजह से हमें रिलैक्सेशन दे दीजिए। कुल मिलाकर बात ये अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी तरकीब लगा रहे हैं और रशिया को पैसा पहुंचा रहे हैं। तो एक तरीके से पैराडॉक्स क्या हुआ, क्रीमिया वाले रीजन में अटैक हुआ ऑयल रिफाइनरीज पर, 21 मेजर रिफाइनरीज पर अटैक हुआ, तो उससे जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो प्राइमरीली हिट हुई है रशिया की, जो भी आप न्यूज में देख रहे हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो एक्सपोर्ट लेड स्ट्रेटजी है पुतिन की कि हम एक्सपोर्ट करेंगे पैसा आएगा, वो कहीं फेल होने वाली, वो बिल्कुल फेल नहीं होने वाली। इसी वजह से इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूट्स जो है मैंने समझाया है जो इंटैक्ट है और जहां पर रशिया का अभी ट्रेड चल रहा है। तो क्या लगता है आपको क्या होगा इस वॉर का आगे, क्योंकि अभी इजराइल हमास वाला पीस अकॉर्ड न्यूज़ में था, फिर कहा गया कि भाई देखो पुतिन रशिया ये तो मान ही नहीं रहे हैं, इधर से जेलेंस्की नहीं मान रहे हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, कब तक ये चलेगा और क्या अंतिम अंजाम होगा, आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है, एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रीमिया एंड ब्लैक सी फॉर वाइडर एनर्जी इंटरेस्ट एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये शशांक त्यागी फॉर यू, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।